नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान सभी वर्गों की नजर उन पर रहेगी कि बजट में किसको कितनी राहत मिलती है। खासतौर से महिलाएं जो खुद रसोई संभाल रही हैं, उन्हें वित्त मंत्री से काफी उम्मीद है। बजट पर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने महिलाओं के साथ खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी और ऐसे में कोरोना काल के बीच में बजट पेश किया जाएगा तो आम जो महिलाएं हैं, आम गृहिणियां हैं, वो क्या सोचती हैं और उन्हें किस चीज़ की उम्मीद है इस बजट से। हम तमाम ये महिलाएं हैं, आपको बता देते हैं कि एक परिवार में पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या ज़रूरतें हैं और क्या वो चाहती हैं। चूँकि महिला हैं वित्त मंत्री खुद भी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि महिलाओं का ज़रूर ध्यान रखेंगी। बात कर लेते हैं मैम, क्या लगता है जब आम बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप इस बजट से? देखिए, जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, उससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आम आदमी पिछले साल जो बजट आया था, काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी, आम आदमी उससे बहुत परेशान है। और कोरोना काल में बहुत सारे रोज़गार ठप हुए हैं, बहुत लोग घर बैठ गए हैं और कोरोना काल में ही लॉकडाउन के दौरान बहुत महंगाई भी बढ़ गई है। उसको देखते हुए मैं सम्माननीय सीतारमण जी से ये निवेदन करती हूँ कि वो आय में और सब्जियों के रेट में, राशन के रेट में थोड़ा सा कमी करें। कमी करने की उम्मीद आपको है? आपको भी लगता है कि रसोई का बजट इस बीच में गड़बड़ाया है, चीज़ें महंगी हुई हैं, आप भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे? गैस का दाम बढ़ गए हैं, स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है बच्चों के, ऐसे घरेलू सामान जैसे तेल हुए, आटा, ये सब चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़े हैं। तो ये थोड़ा अगर कम हो जाए तो आम पब्लिक या गरीब आदमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आपको उम्मीद है कि हाँ ये कम होंगे, मैडम कम करेंगी वित्त मंत्री? मैम भी एक औरत हैं जो वित्त मंत्री हैं, वो चाहें तो कम कर सकती हैं। औरतों की समस्याओं से वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बच्चों की फ़ीस भी समय पे जमा करनी है, नहीं करनी है तो भी दिक्कत, वो भी महिलाओं के बजट से ही जाता है। और घर के तमाम चीज़ों की ज़रूरतों की चीज़ें जो होती हैं, औरतों को ही सामना करना पड़ता है। औरतों को सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो मिडिल क्लास की, तो कोरोना में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गड़बड़ाई है। आपको क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इनसे कि पब्लिक को तो बहुत ही ज़्यादा लगती है कि गैस का अगर दाम कम हो, घर राशन में जो भी बहुत दालों के दाम बढ़ गए हैं, तेलों के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस का दाम, बच्चों के स्कूल के फीस, पढ़ाई भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, छोटे बच्चों को तो खासकर ज़्यादा ही हो रहे हैं कोरोना काल में। और नौकरियां भी बहुत बंद हो गया है, सबका घर जाना पड़ रहा है, खासकर बिहार के लोग और भी जगह के लोग सब घर जा रहे हैं बैठने। तो आपको उम्मीद है अब इस बजट से कि कुछ ना कुछ राहत? ज़्यादा उम्मीद है कि काश वो कम कर दे तो बहुत हम लोग को राहत मिलेगी, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को। खास तौर से मिडिल क्लास की, मध्यम परिवार की बात कर रहे हैं। राहत की उम्मीद है गृहिणियों को। आपको भी लगता है कि कुछ राहत मिल जाएगी? हमें भी लगता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे उम्मीद रखते हैं कि भी वो पेट्रोल का है, राशन का है, आटे दाल का है, स्कूल की फ़ीसों का है, गैस के सिलेंडर का है, इन सब चीज़ों के दाम कुछ कम कर सके तो हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरेगा नहीं, कुछ हम उसे अपने फ़ायदे में रखेंगे। व्यापार की आप बात कर रहे थे कि व्यापार घटे हैं लोगों के, रोजगार गए हैं लोगों के, कितनी उम्मीदें हैं सीतारमण जी से कि ये तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान देंगी वो? हमें पूरी उम्मीद है कि एक महिला होने के नाते वो रोज़गारों में भी इजाफा करेंगी और सब्जियों के, राशन के सबके रेट में कमी करेंगी। लगता है जो व्यवस्था पटरी से उतर रही थी वो दोबारा से एक बार दौड़ेगी सर? हमें उम्मीद है कि जो व्यवस्था पटरी से उतरी है वो दोबारा से पटरी पर वो लाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें ज़रूर हैं कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, उनसे, और ऐसे में खास तौर से वो भी जब 2 साल कोरोना में निकले हों और लोगों की आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हों, तो अब संभलने के लिए उन्हें उम्मीद अब केवल वित्त मंत्री से हैं। और अब देखना होगा कि जब 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा तो खास तौर से महिलाओं के और गृहिणियों के लिए किस तरह का ये बजट पेश किया जाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट को पेश करेंगे। ऐसे में महिलाओं के नाते गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना यह है कि पिछले लंबे समय से बजट में उनके लिए हमेशा निराशा ही रही है और इस बार भी वो उम्मीद ये कर रही हैं कि बजट में उनको कुछ राहत मिले। महिलाओं का कहना है कि उनको घर की रसोई चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। पहले वो 5,000 में अपना घर का गुजारा करती थी, लेकिन अब 10,000 में भी उनका गुजारा होता नहीं है। पहले रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये में भर जाता था, अब 1,000 रुपये है। महिलाएं चाहती हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया जाए, आम आदमी को ध्यान में रख करके ये बजट पेश करना चाहिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको बता दें कि 1 तारीख को बजट पेश करने वाली हैं। जाहिर बात है कि सभी को इस बार इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर से जो घरेलू महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको इस बजट से लेकर के काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं का ये कहना है कि लगातार कई बजट से उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो वो चाह रही हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ी हुई है, खासतौर से घर का जो खर्च है वो चलाना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने यह भी कहा कि पहले जो घर का खर्च था वो 5,000 रुपये में चल जाता था, लेकिन अब उनको 10,000 रुपये भी घर का खर्च चलाने के लिए कम पड़ते हैं। और लगातार महिलाएं ये चाह रही हैं कि ये बढ़ती हुई जो महंगाई है उससे इस बार के बजट में उनको कुछ राहत मिले, क्योंकि गैस सिलेंडर्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसलिए महिलाएं इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीद कर रही हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो आम आदमी पे सारा बोझ पड़ रहा है। हाई क्लास सोसाइटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोअर क्लास को सरकार इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है इसमें। तो यही उम्मीद है कि कुछ इसके एटलीस्ट 1,000 रुपये को टच कर रहा है, कुछ तो कम होने चाहिए इसके दाम ना। तो घर का बहुत आधों आध को फ़र्क पड़ गया। अब से कुछ साल पहले तक 400 तक का आ रहा था सिलेंडर, 350-400 का आ रहा था, जो कि अब 950 का पूरे 1,000 ही समझ लो आप। पहले तो अपने बच्चे पालने को बहुत थी आमदनी थी, जो अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे। अब तो अपना 150 रुपए की आमदनी होती है, तो उससे अब बताओ कैसे अब गुजारा करें, बच्चों को पालें कि किसी का ले में कि दे में, क्या करें क्या नहीं करें, हरी परेशानी में। पहला घर खर्च चलाने में कितना? पहले तो देखो जी 5,000 में हो जाता था अपना गुजारा, अब 10,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा है। तो बजट का देख रहे हैं भैया, पूर्ति ना वेरी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। सुबह के जहाँ सांझ के लिया में बाल करने पैर रहे हैं अपने। सरकार बजट पर पेश करने जा रही है, किस तरीके के बजट की आशा लगा के बैठे हो आप लोग? भैया हम तो ये बैठे, हमें 2 पैसा फालतू मिले, हमारे बच्चे इनकी तो देश भर में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर वहीं पेट्रोल की दूसरे देशों पर निर्भरता को भी कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में इंडियन ऑयल के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SSV रामा कुमार की माने तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी ऑयल कंपनियों से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में जिस कदर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ हमने पिछले दिनों देखा था, तो लेकिन इसके बीच में सरकार की तरफ से कोशिश है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन इससे भी अलग अगर जैव ईंधन की तरफ सरकार जाना चाहती है, और ख़ासतौर से एथनॉल के बारे में, क्योंकि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की पिछले कई सालों से लगातार चर्चाएँ हैं। आखिर वो एथनॉल मिला नहीं मिला, अगर मिला है तो कितने % और कितना इसका फ़ायदा हुआ है, इसको लेकर हम फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में, और हमारे साथ में R&D सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SSV रामा कुमार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जैव ईंधन को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्या कोई सफलता हमें मिल पा रही है उसमें? जैव ईंधन तो कई किस्म के हैं, लेकिन आपने इथेनॉल के ऊपर केंद्रित करके सवाल पूछा, तो मैं इथेनॉल के बारे में बताना चाहता हूं कि 2007 में सरकार ने एक मैंडेट दिया है कि पेट्रोल में, देश में जितनी भी पेट्रोल बिकता है या इस्तेमाल होता है, उसमें 10% जो है इथेनॉल मिला लिया जाए। इथेनॉल आम तौर पे केमिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जैव तरीके से भी आप इथेनॉल को कर सकते हैं। जो मेजर जैव इथेनॉल का स्रोत है कि आप शुगर केन की मोलासिस है, जो अवशेष है, उस मोलासिस को फर्मेंट करके आप इथेनॉल बना सकते हैं, उसको हम फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बोलते हैं। तो आम तौर पे जो ये मैंडेट जब दिया गया कि उसमें इथेनॉल की अवेलेबिलिटी हमारे 10%
पूरी पेट्रोल में मिलाने के लिए कम से कम नहीं तो 500 करोड़ लीटर की आवश्यकता है, जिस हिसाब से पेट्रोल की खपत होती है देश में। तो लेकिन उतना इथेनॉल कभी मिलता नहीं था, खासकर एक ही सोर्स से, मतलब शुगर केन मोलासिस से। तो हम पिछले दशक में या उससे पहले मुश्किल से 3 या 4% ही मिला पाते थे। लेकिन मैं बड़े खुशी के साथ ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सरकार की निरंतर प्रयास से और तेल कंपनियों की और फोकस्ड एफर्ट्स की वजह से हमने इस साल जो है अभी तक कम से कम 8.5% एवरेज ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल पेट्रोल में हासिल कर चुके हैं। आप 8.5% तक की बात कर रहे हैं, अमूमन 9% की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ बार बार जिक्र आता था किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं एथनॉल गन्ने से बनता है, तो 10% पर आप पहुंचने की कोशिश है आपकी। तो क्या इससे किसानों को भी कोई आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है? और स्रोत अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि गन्ने से एथनॉल पैदा होता है, इसके अलावा और किस किस चीज़ से पैदा हो सकता है? एक तो किसान की आमदनी बढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो इस इथेनॉल की जो मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो सरकार निर्धारित करता है। तो लगातार उसमें बढ़ोतरी उन्होंने अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी इथेनॉल जो गन्ने से बनने वाली इथेनॉल का प्राइस हाल ही में जब 2018 में नया बायोफ्यूल पॉलिसी सरकार ने घोषित किया, उसमें बढ़ा के दिया मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस। और गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि केवल गन्ने से नहीं, आप चाहो तो रॉटन फूड ग्रेन से, मतलब डैमेज्ड फूड ग्रेन्स है, रॉटन फूड ग्रेन्स है, इनसे भी इथेनॉल बना सकते हो और उसका भी उचित दाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए माइलेज में फ़र्क आ सकता है, लेकिन इससे बेहतर ये रहेगा कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स की जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बेहद कमी आएगी। इसके साथ साथ में जिस तरह से इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो यहाँ अगर एथनॉल जितना परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी उतना निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी, इसका भी एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फरीदाबाद में आए दिन गैर कानूनी गर्भपात की दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की गाज गिरती रहती है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 23 से सामने आया है, जहां पे दुर्गा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। दरअसल जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की किट लेने के लिए भेजा, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे किट दी, जिससे मेडिकल संचालक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब डॉक्टर मान सिंह ने बताया है कि मेडिकल संचालक के पास कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं मिले। गोली भी है। ये सेक्टर 23 में दुर्गा मेडिकल स्टोर है और इसकी लगातार कंप्लेंटें आ रही थी माननीय सिविल सर्जन साहब के पास। उन्होंने एक टीम का गठन किया और ये सुबह अपने रेड हैंडेड पकड़े गए। यहाँ एक डिकॉय भेजा, उसने इससे खरीदा और साथ ही साथ में वो डिकॉय को भी, यहाँ दोनों को साथ में ये पूरी कार्रवाई है। नियम के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जानकारी मिली थी कि इस यहाँ पे 33वें रोड पे केमिस्ट शॉप पे किट बेची जाती है, तो डिकॉय भेजा गया यहाँ पे टीम ने, स्वास्थ्य विभाग और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट की टीम बनी है। उसी डिकॉय को इसने सेल कर दिया। ये फ़ोन पे उसके इन टच था कल से, और जैसे ही इसने किट बेची इमीडिएटली हमने अंदर आके सारी सर्च करी है। सर्च करने पे इसकी एक किट पाई गई जो कि खाली था। इसने गोलियां निकाल के उसको एक पैकेट में डाल के उसको दी बनेगी। मौके पर ये प्रमोद मिला है हमें बेचते हुए, और 2 पार्टनर हैं इस फर्म के, एक फार्मासिस्ट है पार्टनर, तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर की टीम ने हमें भी सूचना दी थी, जो सूचना पर हम भी पहुंच गए थे मौके पर। तो यहाँ गर्भपात की गोलियां वगैरह मिली है, अभी कर रहे हैं कार्रवाई डॉक्टर साहब। ये फाइनल कार्रवाई हो जाएगी जब उसके बाद पुलिस कार्रवाई गिरफ्तारी प्रावधान। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में युवक की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लाठी डंडों से आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है। घायल युवक की शिकायत पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल पीड़ित पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं है।
ये रात करीब 9 बजे की घटना है। हुड्डा मार्केट है, सेक्टर 18, उसके पीछे कार्तिक ढाबा है और उस ढाबे में दो पक्ष खाना खा रहे थे, जिसमें से जिसको चोट लगी है वसीम, ये और जो दूसरे जो लोग थे साहिल, अर्जुन और निक्की, ये लोग भी वहाँ पे चले गए थे। इनकी आपस में थोड़ी देर के लिए तू में हुई, एक दूसरे को जानते हैं ये सभी, और उस तू में के बाद इनकी हाथापाई हो गई और वहाँ पे लोगों ने छूट छड़ावा करा दिया। फिर ये वहाँ ढाबे से बाहर निकल गए। तो ये जो आरोपी अर्जुन, निक्की और साहिल हैं, इन्होंने वहाँ जो तंदूर में से जो होती है निकालने की, जो रोटी निकालने की जो होती है लोहे की सीख जैसी होती हैं, वो लेके निकले बाहर। और फिर जब ये जिसको चोट लगी है तोसीम, इसको बाहर निकला, तब इसके साथ उसी के साथ हमला किया है। तो बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोग और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री से लेकर सांसद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वो नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा है कि लगातार वो समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के समय में मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा खराब है। विशेष कई बार हम मंत्री जी के पास चले गए, मूलचंद शर्मा जी के पास चले गए, बड़े मंत्री जी के पास भी चले गए, कृष्णपाल जी के पास भी चले गए, पार्षद के पास तो हजारों बार चले गए। और लेकिन नगर निगम में हमने कई बार कंप्लेंट कर ली। सीवर लाइन यहाँ ब्लॉक रहता है, रास्ता में यहाँ विशेष गंदगी है, लैट्रिन का सीवर का पूरा पानी यहाँ हमारे प्लॉट में इसमें भरा पड़ा है। हम अपना घर नहीं बना सकते यहाँ पे। नगर निगम में टैक्स भी यहाँ पे दे रहे हैं लोग। दुकानें सील कर दी गई है हमारे इस रोड पे। कई दुकानें, कम से कम 8-10 दुकानें हैं जो सील की है नगर निगम ने, और फिर भी उस पर पैसे के लिए तो गौर करते हैं। लेकिन हमारे पब्लिक ने अपने पैसे से 5 से 8 लाख रुपए की मिट्टी यहाँ पे गिरवाई और उसके बाद सीवर लाइन डलवाई, और फिर भी यहाँ हमारी कोई समाधान नहीं हो रहा। और सीवर लाइन अब दोबारा से खराब हो रही है और अब सीवर का पानी भर रहा है। बल्लभगढ़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू को बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के पीछे का कारण प्रॉपर्टी का विवाद था। मृतक आरोपी महिला के पति का सौतेला बाप था और पति की मौत के बाद महिला मायके में ही रह रही थी। प्रॉपर्टी को लेकर के ससुर पर दबाव बना रही थी, जिससे इनकार करने पर महिला ने हत्या की साजिश रची। भरत सिंह है, जिसकी प्रॉपर्टी पर इसकी पुत्र वधू की निगाह थी, और जो पुत्र वधू गीता है, इसने अपने एक प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और जो पुत्र वधू का जो पति विनोद है, ये मरने वाला उनका सौतेला बाप था। और भरत सिंह का जो अपना सगा बेटा है सूरज, उसकी पिछले साल ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अपने मायके चली गई थी। तभी से जो विनोद की पत्नी जो गीता है, उसकी इसकी प्रॉपर्टी हथियाने की उसमें फिराक में थी, और इसीलिए उसने अपने एक जो दोस्त है जो जेल में था, उसकी जमानत भी करवाई थी पहले, और अभी जमानत पर बाहर था, उसी से 4000 रुपये देकर पिस्टल मंगवाई। और घटना की रात उसने उसको नींद की गोलियां भी ला के दी, जो इसने अपने ससुर जो भरत सिंह और अपनी सास को भी नींद की गोलियां दे दी थी। और रात को इसको युवक को बुलाया अंदर, और उसने आके गोली मारी और दोनों मौके से फरार हो गए। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।